अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशिया कम्युनिकेशन के स्टडी में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं शौकत साहिल। अहम बात आपके साथ में आज हम गुफ्तगू करेंगे डेवलपमेंट, निजी सेक्टर में रोज़गार और दीगर अमूर पर। इस सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है हॉट मिक्स प्लांट ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बशीर अहमद खान साहब। खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त एशियन मेल के लिए निकाला और आपका खैर मकदम। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये इस वक्त जो सूरत हाल है क्या है आपके प्लांट ओनर्स के हवाले से? मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। इस चैनल के माध्यम से जो बात आज रियासती आवाम तक पहुँचेगी, रियासती एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचेगी, उसके लिए आपने मुझे दावत दी, तो मैं आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इसकी मैनेजमेंट का और ख़ासकर आपका। तो इसके हवाले से मुझे ये जो आपने पूछा, मैं एक सरमायाकार हूँ। मैं जब मैंने तालीम मुकम्मल की तो मैंने यही कोशिश की कि मैं रोज़गार सरकार के ज़रिए हासिल करने के बजाय अपना ही कुछ रोज़गार शुरू करूं, ताकि खुद भी रोज़गार कमाऊं और दूसरे को भी रोज़गार का मौका फराहम। तो जो मेंटर उसमें मिले हमें, जिन्होंने हमें मोटिवेट किया कि ये सेक्टर अच्छा है बनिस्बत कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में किसी जगह मुलाजमत के लिए अप्लाई करें, तो बाद में अपने असलाफ़ों से, अपने उस्तादों से सीख कर हमने ये काम शुरू किया जिसको उर्फ़ आम में ठेकेदारी कहा जाता है। क्योंकि ठेकेदारी अगर देखा जाए तो पुराने ज़माने में इनकी बड़ी इज्जत हुआ करती थी, आज भी इंशाल्लाह है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें सरकारी इन्फ्लुएंस की वजह से इसमें कुछ डिरेल हो गया। लेकिन तामीर तरक्की के हवाले से एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। इसमें आप लोगों की मदद करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, सरकार की भी सहायता करते हैं, क्योंकि सरकार अगर डेवलपमेंट करना चाहिए, रुपयों के भंडार या ख़जाने का भंडार सड़क पे रखे, तो ये भंडार की वजह से नहीं होगा जब तक इस सरमाए को अच्छे लोग, एक्सपीरियंस्ड लोग सामने ना आए और वो इसमें अपनी खदमात पेश करें, तभी ये डेवलपमेंट किसी काम की आ सकते हैं। तो बाद में मैंने तरक्की करते करते, जब लोग तरक्की करते हैं, एक क्लास से दूसरी क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं, तो हम प्लांट ओनर बन गए। प्लांट ओनर की डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, पहले एक ज़मीन लेनी है, फिर ज़मीन के बाद सरकारी बैंकों से कर्ज़जात हासिल करके इसमें एक बड़ी फैक्ट्री लगानी पड़ती है। उस फैक्ट्री को आप तभी लगा सकते हैं जब आपने 10-20 साल की सर्विस को सरकार के पास दिया होगा, एक्सपीरियंस बन के आप प्लांट ओनर बन सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर क्लास में स्पेशलाइज्ड क्लास है। कितने आपके यहाँ रोज़गार हासिल कर रहे हैं? अगर हम एक प्लांट की बात करें, और वादी कश्मीर में ऐसे कितने प्लांट हैं, कोई तादाद, कोई उसके हवाले से? जी, जहाँ तक मेरी एसोसिएशन का ताल्लुक है, जिसका मैं प्रतिनिधि हूँ, जिसको मैं इलेक्टेड बॉडी कह सकता हूँ, रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, ये रजिस्टर्ड बाय द ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत। इसमें मेरे कश्मीर प्रोविंस में 88 प्लांट्स हैं, जिसमें 3 सेक्टर्स में प्लांट है। एक तो साउथ सेक्टर मेरा हो गया इस्लामाबाद, जहाँ मेरे 14 प्लांट हैं। दूसरा नॉर्थ सेक्टर है, जहाँ मेरे 16 प्लांट है। सेंट्रल सेक्टर में मेरे पास 48 प्लांट्स हैं, जिसमें खदरमू, यहाँ भी एक मंडी है, उसके बाद लसजन, वो भी एक बड़ी मंडी है, जहाँ 26 प्लांट एक ही जगह है। तो ये सारे प्लांट रियासत को अपनी सर्विसेज पेश करते हैं, एक्सपर्ट सर्विस पेश करते हैं। जब इंजीनियर्स अपने विजन को, अपने डेवलपमेंट को, जब 1990 में यहाँ से शुरू होगा मैग्नेटाइजेशन, जगमोहन जी जब हमारे यहाँ गवर्नर थे, उन्होंने बाहर से एजेंसी लाई, क्योंकि कश्मीर में ये क्षमता थी ही नहीं, ये इस मयार का कोई कॉन्ट्रैक्टर था ही नहीं। तो उन्होंने जब देखा कि बाहर से एजेंसी आ गई, यहाँ के इंजीनियरों ने लोगों को, एक्सपीरियंसड और रिसोर्सफुल लोगों को मोटिवेट किया कि भाई ये फैक्ट्री लगाओ, ज़मीन बैंकों से कर्जे ले लो, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो। तो हमने ये एजेंसी बनाई, ये एक फैक्ट्री बनाई। तब से आज तक हम अपनी सर्विसेज, जो आप ये मैग्नेटाइज्ड रोड्स देख रहे हैं, ये हमारी वजह से है। इनको हम बना रहे हैं, इंजीनियर कागजों पे बना रहे हैं, प्रैक्टिकली हम पेश कर रहे हैं। और वो भी मैंने पहले भी कहा कि कितने रोज़गार आप, कितने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, कितने आपसे वाबस्ता है जो इस निजी सेक्टर में रोज़गार हासिल? इस निजी सेक्टर में हर एक प्लांट के 100, कम से कम 100 के करीब स्किल्ड, नॉन स्किल्ड एंड टेक्नोक्रेट्स। देखिए, हमें इंजीनियर भी ज़रूरत होते हैं, हमें स्किल्ड, जो स्किल्ड इसमें एक्सपर्ट लेबर चाहिए। ये आम लेबर की बात नहीं, जो पत्थर कंधे पे उठा के काम करे, उसको भी लेबर कहा जा सकता है, लेकिन इसमें एक्सपर्ट होने चाहिए, जो रोड की लेवल को जानते हो, जो मशीनें चलाना जानते हो। इनमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। बेलदार है, इसके बाद जो रैकर है, इसके बाद एक सुपरवाइज़र है, इसके बाद एक ऑपरेटर है। तो कम से कम हम 100 लोगों को
प्रति काम रोजगार देते हैं। इसमें हाफ पोर्शन हमारा परमानेंट होता है, हाफ पोर्शन हम इंपोर्ट करते हैं बाहर की स्टेटों में, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों में कमी है, वो इतने ट्रेन नहीं हुए हैं, क्योंकि वो एक्सपोर्ट हमें बाहर से लाने पड़ते हैं। कोविड बहरान और उसके बाद रूस, रशिया और यूक्रेन जंग भी शुरू हुई है, उसकी वजह से जो आलमी सतह पर हम देख रहे हैं कि इक्तिसादी बहरान देखने को मिला है, यानी मईशत को जो है ज़बरदस्त दचका मिला है। आपको कितना नुकसान हुआ इस बहरान की वजह से, कोविड अगर और प्रेजेंट एरा की बात करें? बेशक ये अहम सवाल है, इसकी तरफ मुझे बहुत ध्यान देकर आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हकीकत यही है। 2014 में सैलाबी सूरत हाल से रियासत गुजर गई, यही प्लांट ओनर, यही कश्मीर का ठेकेदार रियासत की एडमिनिस्ट्रेशन को, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को अपनी सर्विसेज पेश करके उस सैलाबी सूरत हाल में निकलने के लिए उसने अपनी सारी माश, अपना सारा सरमाया लगाया, लेकिन जवाब क्या मिला? 2014 से लेकर आज तक 2022 से आज उन फंड्स के लिए हम तरस रहे हैं, उन जो हमने काम किए उनकी बिलें अभी अदा नहीं हुई। दूसरी बात जो आपने अहम कही, क्या आपने कितना नुकसान पाया? देखिए, कोविड की सूरत हाल से गुजरना ये भी एक एक्सपीरियंस रहा, हमें इतनी एक्सपीरियंस थी नहीं, उतने डिज़ास्टर में कैसे काम किए जाते हैं इसका भी हमें तजुर्बा नहीं था, लेकिन हमने किया। हमने जो कोविड के रिलेटेड आइटम्स थे वो भी सप्लाई किए कॉन्ट्रैक्टर बनकर। उसके बाद अब जंगी सूरत हाल यूक्रेन वार की वजह से पूरी आलमी सतह पर नुकसान का रुझान पाया गया। हर एक जगह मैशत तबाह बर्बाद हो गई। उस तबाह बर्बाद मैशत में भी हमने अपनी सर्विसेज और अपने सरमाया लगाकर रियासत के साथ शाना बशाना काम करने के लिए हम तैयार रहे, लेकिन नतीजा आज का जो डेडलॉक है, आज का जो प्लांट ओनर काम के लिए करने के लिए तैयार नहीं है, उसकी यही वजह है कि यूक्रेन वार से जो इन्फ्लेशन मार्केट में हो गई, उस मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए मुझे अफसोस है कि मेरे गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी है ही नहीं, जिसको कवर अप करने के लिए, सरमायाकार को मोटिवेट करने के लिए उसको सामने लाया जाए कि आज नो डाउट इन्फ्लेशन है, उनके पास भी इसका सारा चिट्ठा बट्टा है, उनके पास रिकॉर्ड्स है, लेकिन हमने इन 2 सालों में बहुत नुकसान खाया। गवर्नमेंट को आप सर्विसेज फराहम करते हैं, कितनी किलोमीटर सड़कों के लिए आप मैकडम जो है सप्लाई करते हैं? क्या कोई है सालाना, अगर हम बात करें एनुअली, कोई आपके पास डाटा है कि कितने किलोमीटर के लिए आप जो है सप्लाई करते हैं? देखिए, सरकार के पास इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। इसमें PMGSY है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना डिपार्टमेंट, उसमें PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसमें अदर डिपार्टमेंट्स है जो रोड रिलेटेड काम करते हैं। मसलन एजुकेशन में अगर कॉलेज देखा जाए कि उसके अंदर भी सड़क बनानी है, हेल्थ सेक्टर में अगर हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, उसके अंदर भी सड़कें बनानी है। ये सारे सेक्टर मिलाकर अगर देखा जाए तो हम हज़ारों किलोमीटर इनको मैग्नेटाइजेशन करने के लिए अपनी सर्विसेज देते हैं। उसमें हम गवर्नमेंट को इतने टैक्सेस देते हैं कि उसका कोई शुमार ही नहीं। अगर मैं चले मतलब ये शान से कह सकता हूँ, जो गवर्नमेंट की बजट प्लानिंग बनती है वो इन्हीं टैक्सेस के ज़रिए बनती है। हमें GST देना पड़ता है, CST देना पड़ता है, हम सेस दे रहे हैं, हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, ये सारे टैक्स, और उसके बाद जो मार्केट में हम परचेजिंग करें उस पर हम टैक्सेस दे रहे हैं। तो ये सारे टैक्सेस देकर भी हम सारे कश्मीर में, जो जम्मू में हो, मैं जम्मू का भी प्रतिनिधि हूँ, मैं जम्मू का भी स्पीकर इस वक्त हूँ, वो भी मेरे साथ ही मर्ज है, वहाँ भी मैग्नेटाइजेशन हो रही है, यहाँ भी मैग्नेटाइजेशन हो रही है। हमारी जो रिजर्वेशन है, जो हमारी तहफ़्फ़ुज़ात है, क्या वजूहत है कि आजकल हमारी मशीनें सड़कों पर नहीं है, हमारे प्लांट ऑन नहीं है। सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन है, इनमें जो इनपुट्स है, जो सरकारी अफसर इनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए, वो नहीं दे पा रहे हैं। क्या वजह है? उनको लाचारी है। मैं अपने इंजीनियरों को भी यही इस वक्त मैसेज देना चाहता हूँ कि क्या आप लाचार हैं? आप सच और गलत के बीच में क्यों फ़र्क नहीं कर पा रहे? मिसाल के तौर पर बिल्डिंग बनानी है, इसमें रेत, बाजरी, लकड़ी, ईंट जो भी लगता है, इसकी बाजार में रेट मुकर्रर है। अगर इन रेटों पर ये अपनी एस्टिमेशन करे तो जो इस काम पर सरमाया लगाएगा उसको धोखा नहीं लगेगा। मेरी रिजर्वेशन ये है कि जो मैग्नेटाइजेशन रिलेटेड वर्क्स है उनमें 4 चीज़ें लगती है, डीजल, बिटुमेन और एग्रीगेट्स। ये चारों चीज़ों की एस्केलेशन 100% बढ़ गई। अगर इनको लास्ट ईयर में 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख
रुपए पर किलोमीटर बनता था। अगर 100% एस्केलेशन हो गई तो आज के इंजीनियर को क्या चाहिए? बाहर निकालने का एक ही रास्ता है। हमने अपना प्रस्ताव अपने आदरणीय कमिश्नर शैलेंद्र कुमार जी के सामने रखा। उनको हमने यही कहा कि आप गाड़ी में डीजल डाल रहे हो अपनी गाड़ी में, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है चीफ इंजीनियर से कि डीजल का क्या रेट है। बिटुमेन हम बाहर से ला रहे हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो रियासत में मिल जाए। अगर यहाँ एक डीजल आ रहा है तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बढ़ गया। दिल्ली से हमें जो चीजें यहाँ मिलती है, आप देखिए कितना चेंज हो गया। उस चेंज को आधार बनाकर अगर ये आज के मौजूदा हालत में एस्टिमेशन बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा प्लांट ओनर इस वक्त तैयार नहीं है, वो तैयार है। हम ये भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कंक्रीट यानी सीमेंट कंक्रीट की रोड्स बना रही है। सिटी में उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। आपका काम तो मुतासिर नहीं हो रहा है? नहीं, इनोवेशन ज़रूरी है, नई नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करना ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का पैरेगेटिव है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 करेंगे। मेरे काम के लिए 10,000 किलोमीटर है। मेरे प्लांट ओनर को या मेरे ठेकेदार को इससे कोई नहीं फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैं ही बना रहा हूँ, मेरा ही प्लांट ओनर वो टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर रहा है, उसमें भी मेरी एक मोतबर एजेंसी है। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इनोवेशन है, इनको नए नए चीज़ इन्होंने ईवोथर्म इस्तेमाल करने की कोशिश की कि सर्दियों में भी मैग्नेमाइजेशन हो। बाद में उसका क्या बना तो वो सब आवाम में भी है और आप भी जानते हैं। एक आम सा तासुर है जब हम देखते हैं कि जब सड़कों पर मैग्डम बिछाया जाता है तो बारिशें यहाँ होती है, यहाँ मौसमी जो सूरत हाल होती है, हम देखते हैं कि 5 महीने 4 महीने के बाद वो मैग्डम उखड़ जाता है। उसकी क्या वजूहत, क्या गैर मियारी मटीरियल का इस्तेमाल किया जाता है? उस हवाले से जो एक आम तासुर जो आम लोग कह रहे हैं कि सड़कों पर सिर्फ जो मैग्डम बिछाया जाता है उसमें गैर मियारी मटीरियल का इस्तेमाल, वो पैरामीटर्स जो है वो इस्तेमाल ही नहीं होते, उन्हें बराई कार नहीं लाए जाते हैं जो होने चाहिए। इसमें कितनी सदाकत? देखिए, इसमें गैर मियारी और मियारी का मसला ही नहीं है, कोई इसका आधार ही नहीं है। इसमें एक पैरामीटर्स है। अगर मैं मैग्डम, मुझे ये फैक्ट्री है, ये मैन्युफैक्चर करना है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपने यूनिट पे बैठते हैं, 4 इंजीनियर डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ वो सुपरवाइज करते हैं कि इस मशीनरी से हमें एज पर गाइडलाइंस, एज पर दैट आइटम हमें क्या उनको भेजना है एट साइट। तो यहाँ से साइट पे जाके वो मटेरियल जब जाता है वहाँ भी 4 सुपरवाइजर्स होते हैं। उस आधार पर, जिस आधार पर उनको वो आइटम एडवर्टाइज किया होता है, उस आधार पर वो बिछाया जाता है। लेकिन मैं एक एग्जाम दे सकता हूँ आपको। सॉरी, किसी जगह 1%, 2% एज पर रिपोर्ट्स। आप इसके लिए रिसर्च कर सकते हैं कि चीफ इंजीनियर ऑफिस में ऐसा रिपोर्ट्स हो सकता है कि मैग्नेमाइजेशन की डैमेज हो गई। वो 2000 किलोमीटर में 1% कैसे हो सकती है? उसके रीजंस, कारण है। कारण ये है कि सड़क को क्लियर करने के लिए मशीनरी चाहिए, स्नो क्लियरेंस के लिए वेल वर्सन मशीनरी चाहिए जो मैकेनिकल डिवीजन के पास होती है। ये कैसे, एक रिपोर्टर की हैसियत से मैं आपको सवाल करता हूँ, अपने डिफेंस में आपने ट्रैक्टरों से बर्फ उठाई जो मैकेनिज्म और पैरामीटर्स नहीं है, आपने जेसीबी से उठाया जो पैरामीटर्स, अगर वहां खराबी होगी तो आप ये निशानदेही कर सकते हैं। सर, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को इसकी बाखबर होनी चाहिए। इसके लिए आखिरी क्या पैगाम देना चाहेंगे गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन को और आम लोगों को जो हमें सब्सक्राइब? मैं अपने आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी श्री मनोज सिन्हा से आग्रह करता हूँ कि वो काइंडली मुझे एक मौका दे मिलने के लिए, ताकि मैं अपनी सारी चीज़ें आपको बताऊं कि जो मेरी फर्टर्निटी आपके विचारधारा के अनुसार और आपके विजन के अनुसार जो आप रियासत की डेवलपमेंट चाहते हैं उसके अनुसार मैं अपनी सर्विस आपको पेश करूं। लेकिन मेरा जो कंसर्न है वो आप बखूबी जान सकते हैं, क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप मेरे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मेरे यूटी के, लेकिन आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि मेरा कंसर्न कहाँ है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि रियलिस्टिक बेसिस एस्टिमेशन हो, फिर मेरा काम भी वैसा ही हो जैसे मेरी वो रेट्स हो। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, मेरे इंजीनियर जो है ये ब्लाइंड फोल्डली मुझे आंखें बंद करके मुझे उकसा रहे हैं कि इन्वाइट कर रहे हैं कि ये चीज़ जो मार्केट में 100 रुपये की है, ये मुझे कह रहे हैं कि हम आप इसको 50 रुपये देंगे। अगर ये मुमकिन है, मेरे आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब मुझे कन्विंस कर सकते हैं कि क्या मैं सही हूँ या उनका मातहत जो उनके अंडर काम करने वाला इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनको वो एड्रेस करे, उनको वो कन्विंस करे कि भाई इसकी रियलिस्टिक पोजीशन देखो, ये क्यों नहीं अभी मार्केट में। आज 1.5 महीना होना चाहिए कि मैं सड़कों पर मेरी मशीनें जो लोगों को तकलीफ है, खड़े बने हुए हैं लोग, क्योंकि
20,000 किलोमीटर की कनेक्टिविटी जो है उसमें ईयरली 2,000-2,500 किलोमीटर या 1,500 किलोमीटर, जैसे आज ही चीफ इंजीनियर ने ऐलान किया कि हमें 1,500 किलोमीटर मैग्नेमाइज करना है, तो रिमेनिंग जो है टोटल लेंथ ऑफ द रोड्स का वो तो रिमेनिंग एज इट इज रहेगा, वहाँ खड़े रहेंगे। 1,500 हमें करने। तो आप कृपया मेरा आपको गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, हम्बली आप मैं सबमिट करता हूँ आपको कि मुझे मौका दीजिए, मैं आपके सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ। अगर आपको पॉसिबल है सर, इफ़ यू थिंक इट इज़ ए काइंडनेस टू द फर्टिलिटी ऑफ द हॉट मिक्स प्लांट ओनर्स, मैं आपके सामने ये सारी बातें रखकर कहाँ कोताही है, कहाँ हमें नहीं चाहते हैं लोग जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, मैं उनकी निशानदेही आपके सामने करूँगा कि ये कॉम्पिटेंट नहीं है, ये इनकॉम्पिटेंट है। काइंडली फिर आप चाहते ही है कि यहाँ से डेडवुड ख़त्म हो, तो ये डेडवुड ख़त्म करने में मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। थैंक यू सर। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करे ताकि डेवलपमेंट के साथ साथ रोज़गार से नौजवानों को हम आहंग होने का मौका मिले। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।